दोस्तों आप सबको याद होगा लास्ट ईयर पूजा खेडकर का मामला सामने आया था। यूपीएससी में कैसे फेक सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्शन लेने के लिए, वही मामला। इनिशियली जब वो मामला सामने आया तो लोगों ने उस मामले को दरकिनार कर दिया, बट जब नेशनल मीडिया ने उस मैटर को पिकअप किया उसके बाद बहुत तेजी से कार्रवाइयां हुई और यूपीएससी ने पूजा खेडकर का जो सिलेक्शन था वो अल्टीमेटली रद्द कर दिया। हमने देखा रिसेंटली पूर्वा चौधरी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, फादर एडीएम है, उनके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। सीबीसी में कंप्लेन फाइल की गई है। हालांकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसको लेकर लोग डिफेंड भी कर रहे हैं उन्हें कि भाई उन्होंने तो करेक्ट यूज किया, अगर गवर्नमेंट वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। हालांकि जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन का असली मोटिव, असली पर्पस था जो दबे कुचले लोग हैं, पुअर, डिप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो उसका बेनिफिट लेकर आगे आ पाए। खैर, आज यहां पर जो लिस्ट है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी सबके नाम पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा क्या सर्टिफिकेट यूज किया गया, कौन कौन से लूपहोल्स का इस्तेमाल किया गया एक आईएएस बनने के लिए, एक आईपीएस बनने के लिए, वो हम देखेंगे। देखिए, मेहनत की होगी, एग्जाम क्रैक किया होगा, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम आप किसी भी कैटेगरी में क्रैक करते हैं उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए परसिवरेंस चाहिए, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन का दुरुपयोग करना, मिसयूज करना और उसके थ्रू सिलेक्शन लेना, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि वहां पर किसी ऐसे कैंडिडेट का हक मारा जा रहा है जो मेहनत कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा, रिजर्वेशन का असली पर्पस था पुअर, डिप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट सेक्शंस को आगे लेकर आना, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने या तो फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया है या फिर जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए उनमें जो लूप होल्स है उनका इस्तेमाल किया गया। नहीं तो कैसे एक कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में पहले सिलेक्ट होता है वो अगले अटेम्प्ट में या 2 साल बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा लेता। भाई अगर कोई आईपीएस सिलेक्ट हो गया है वो कैसे इकोनॉमिकली वीकर रह गया। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हां, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे मिल जाएगी। मामला यह कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो एक वकील भी हैं, उन्होंने यूपीएससी में एक आरटीआई फाइल की इन 22 नामों को लेकर, और यह कहा गया है सब सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो सर्टिफिकेट्स हैं जो इन्होंने इस्तेमाल किया वो मुझे प्रोवाइड किए जाए। यूपीएससी ने वो आरटीआई डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसको फॉरवर्ड कर दी। डीओपीटी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर दिया। मतलब एक तरीके से ये आरटीआई जो है दरकिनार कर दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जिनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने या तो फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया या फिर यह मॉरल करप्शन है। कि एक बार सिलेक्ट होने के बाद कैसे कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस रह सकता है, कैसे कोई आईपीएस बनने के बाद एक अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो लूपहोल्स है सिस्टम में, इन पर बात करना जरूरी है जिससे ये लूपहोल्स खत्म हो और डिजर्विंग कैंडिडेट इस रिजर्वेशन का फायदा उठा पाए। शुरुआत करते हैं, सबसे पहला नाम है अवाटे अनमोल शांताराम। अब अवाटे अनमोल शांताराम जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने हमारी आर्म्ड फोर्सेस में भी सर्व किया, सलाम है, आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम जो क्रैक किया है वहां पर इन्होंने पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नंबर 5, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उसमें जो 4 टॉप क्राइटेरिया हैं उन सबको मिलाकर PWBD 5 बनता है। मतलब यह है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है आपको, आप सिर्फ ऊपर की 4 में से किसी एक कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे, आपकी डिसेबिलिटीज जो हैं वो चारों कैटेगरी में हो सकती है। मतलब आपकी बॉडी में मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। अब देखिए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस में सर्व कर रहा है, हाँ उसको वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो जेन्युइन केस हो सकता है, ये नहीं कह सकते आपकी नहीं, बट जब हम बात करते हैं एक ऐसे सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर की जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, वो बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। बास्केटबॉल एक बहुत ही फिजिकल स्पोर्ट है, बहुत एनर्जी लगती है, इनफैक्ट जंप करना पड़ता है शूट मारने के लिए, थ्रू आउट द कोर्ट आपको रनिंग करनी पड़ती है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 5, दैट मींस मल्टीपल डिसेबिलिटी आपकी बॉडी में, फिर भी आप ये कर पा रहे हैं, क्या बात है।
हाँ मैं मान सकता हूं, हो सकता है कि भाई आर्मी में एक सोल्जर रहे हैं तो इतनी कैपेबिलिटीज हो, माना जा सकता है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो हैं। इसके बाद एक और मूवी, मतलब एक और पिक्चर आप देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो अनमोल जी जो है वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। हॉर्स राइडिंग भी एक काफी डिफिकल्ट स्पोर्ट माना जाता है, इतना आसान नहीं है घोड़े के ऊपर बैठकर उसकी सवारी करना, बट डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, इवन देन ही इज एबल टू डू दैट। तो या तो सुपर ह्यूमन है या फिर हो सकता है लूप होल्स जो है उनका इस्तेमाल किया गया हो। अब अगर यूपीएससी या डीओपीटी इस आरटीआई का जवाब दे देती तो ये क्वेश्चंस रेज ही ना होते, ये क्वेश्चन सिरे से खारिज हो गए होते। बट खैर आगे बढ़ते हैं। फिर है आकाश शर्मा। अब शर्मा जब ये नाम आता है ना तो आपके जहन में सबसे पहले मंदिर में जो पुजारी जी हैं वो आते होंगे, ब्राह्मण वो आते होंगे, क्योंकि जो सरनेम होता है वो उसी कास्ट से रेजोनेट करता है। खैर आकाश शर्मा जी जो है वो एक आईएफएस ऑफिसर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल लेवल पर, एक डिप्लोमैटिक एम्बेसडर है। बट रिजर्वेशन सीख की गई और कहां पर? एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में रिजर्वेशन सीख की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं रिजल्ट है आकाश शर्मा शेड्यूल्ड ट्राइब आईएफएस, रैंक आई गेस 524 रही होगी, 524 के आसपास वो रैंक रही होगी। चलिए खैर यहां पर इनकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो भी दी गई है। करियर डिप्लोमैट होपफुल, फॉर्मरली विद एनटीपीसी, एनटीपीसी में काम भी कर चुके हैं। गूगल पर आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे शर्मा नाम तो आपको भी पता लग जाएगा कि भाई ये सरनेम जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैं ये मान सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सोशल स्टिग्मा होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, इसी वजह से वो अपना ओरिजिनल सरनेम जो है उसको हाइड कर लेते हैं और कुछ ऐसे ही सरनेम जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। अगेन एक जेन्युइन केस हो सकता है कि ये सरनेम जो इस्तेमाल कर रहे हो और जो एक्चुअल जिस जनजाति से बिलोंग करते हैं वो अलग हो सकती है। बट अगेन अगर उस आरटीआई का जवाब मिल गया होता वकील साहब को, आरटीआई एक्टिविस्ट को, तो ये क्वेश्चन क्रेडिबिलिटी पे रेज ही नहीं होते। देन खत्री विशाल दीनानाथ। अब विशाल दीनानाथ जी की जब आप बात करते हैं तो आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम जो है वो क्लियर किया था जनरल कैटेगरी में 2019 में। जनरल कैटेगरी में 2019 में आईएफओएस का एग्जाम क्लियर करना बड़ी बात है, मतलब अच्छे स्टूडेंट होंगे, अच्छे एस्पिरेंट होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बड़ी मेहनत की गई होगी तभी वहां तक इंसान पहुंचता है। और यहां पर आप देख भी सकते हैं खत्री विशाल दीनानाथ सीरियल नंबर 5, तो 5th रैंक थी, अच्छा खासा स्कोर है ओवरऑल अगर आप देखेंगे 982 विच इज अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन चूंकि एक डीएम जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, उनके पास जो अथॉरिटी होती है वो बाकी पोस्ट में शायद नहीं मिलती है, इसी वजह से दोबारा एग्जाम दिया, क्योंकि यूपीएससी का पिनेकल माना जाता है आईएएस पोस्ट को। दोबारा एग्जाम दिया 2021 में, तो मतलब 2019 में कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बन गया। अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अगर आप बात करेंगे तो एंट्री लेवल सैलरी जो होती है वो 54-55 हजार के आसपास बैठती है। तो मतलब साल में अगर आप देखेंगे जो आपकी इन हैंड सैलरी बैठ रही होगी वो 6-6.5 लाख के बीच में कहीं वहीं पर लाई कर रही होगी। तो हाँ, 8 लाख से कम आपकी पर्सनल इनकम तो हो सकती है। बट जब हम बात करते हैं ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वहां पर आपके पेरेंट्स की इनकम, वहां पर आपके सिबलिंग्स अगर 18 साल से कम है तो उनकी इनकम भी काउंट कर ली जाती है, वो भी काउंट हो जाती है। बहरहाल 2021 में 2 साल बाद, 19 में तो सिलेक्शन ले लिया था आईएफएस में, लेकिन 2021 में खत्री विशाल दीनानाथ क्लियर्ड यूपीएससी अंडर ईडब्ल्यूएस कोटा। यहां आप देख सकते हैं 236 खत्री विशाल दीनानाथ ईडब्ल्यूएस आईएएस, 236 रैंक, या अगर 222 भी है रैंक, 222 रैंक पर अगर मैं बात करता हूं तो आईएएस तो नहीं मिल पाता जनरल कैटेगरी में, बट हाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इस वजह से वो आईएएस मिल गया। बट द क्वेश्चन इज कितना बड़ा लूप होल है ये कि एक ऐसा कैंडिडेट जो ग्रुप ए पोस्ट ऑल इंडिया सर्विस, पूरे भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, एक ऑल इंडिया सर्विस उस एग्जाम को क्रैक कर चुका है, एक आईएफओएस बन चुका है, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बन चुका है, उसके बाद वो ईडब्ल्यूएस कोटा का इस्तेमाल करता है। और वो अलाउड है, वो अलाउड इस वजह से क्योंकि भाई गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें वो अलाउ किया गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी क्या होगा ना, इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़िए, गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस में अलाउ किया गया। फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में अलाउ किया गया, बट क्या रूल्स गलत नहीं हो सकते? क्या रूल्स में लूप होल नहीं हो सकते? और अगर वो लूप होल हैं जिनका मिसयूज किया जा रहा है
क्या उन लूपहोल्स को खत्म नहीं किया जाना चाहिए? क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है इस देश में जो यहां पर इस पद पर आ सकते थे? एक ऐसा कैंडिडेट जो ग्रुप ए में सिलेक्टेड है, उसको गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि वो दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है इसको एक्सेस करने में, क्योंकि यहां पर बहुत सारी बातें बताई गई, लूपहोल्स जो है उनको एड्रेस किया गया और ये भी बताया गया सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ना, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, मैं ये पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दूंगा, आराम से डाउनलोड कर लेना, चाहे तो शेयर भी कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो जिससे सबको पता लग जाए कि क्या लूपहोल्स हैं, कैसे उन लूपहोल्स का फायदा उठाकर डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो है उनकी सीट उनसे छीनी जाती। तो अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिजर्विंग है बट ऐसे ही कुछ कैंडिडेट्स की वजह से शायद वो सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, मतलब क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ दूंगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऋषिराज राय। अब ऋषिराज राय साहब जो हैं ये तो भाई पहले भी गवर्नमेंट पोस्ट पर रह चुके हैं। देखिएगा, पहले इन्फोसिस में काम करते थे। अब इन्फोसिस की अगर मैं बात करता हूं, इन्फोसिस में एंट्री लेवल सैलरीज बहुत कम होती है यार, वहां तो आप ईडब्ल्यूएस रह जाओगे क्योंकि सैलरी बहुत कम है। लेकिन आगे चल के वो रेवेन्यू लेखपाल भी बने। चलिए, रेवेन्यू लेखपाल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, वहां भी सैलरी कम हो सकती है। यूपीपीसीएस का एग्जाम क्रैक किया 2019 में और बने हैं डेप्यूटी जेलर। डेप्यूटी जेलर कोई छोटी पोस्ट तो होती नहीं है पीसीएस में, 2019 की बात है ये। लेकिन साहब देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर क्या होता है ना, इंसान जब तैयारी कर रहा होता है वो एडिक्टेड हो जाता है, जब तक वो आईएएस नहीं बनता ना वो एडिक्शन छूटती नहीं उसकी। तो दोबारा एग्जाम दिया, यूपीएससी का एग्जाम दिया, और देखिए जिस कैंडिडेट ने यूपीपीसीएस निकाला है, जो डेप्यूटी जेलर बना है, वो ब्राइट कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, मेहनत की है, तभी जाकर वो डिफिकल्ट पेपर है, वो कोई छोटा पेपर नहीं है, तभी जाकर वो पेपर निकला। सिलेक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि इस्तेमाल किया जा सकता है ईडब्ल्यूएस कोटा का, तो किया गया है। फिर ही क्लियर्ड यूपीएससी सीएससी इन 2022, 2019 में सिलेक्ट हो गए थे जनरल कैटेगरी में, बट यूपीएससी सीएससी 2022 में दोबारा यूपीएससी का एग्जाम दिया है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आईआरएस अलॉट हो गया। इससे पहले जो रिजल्ट दिखाया था वो रिजल्ट था यूपीपीसीएस का। अच्छा, यूपीपीसीएस में भी सॉरी ईडब्ल्यूएस कोटा का इस्तेमाल किया गया, तो यूपीपीसीएस में 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा का इस्तेमाल किया गया और डेप्यूटी जेलर बन गए। अब डेप्यूटी जेलर बनने के बाद तो आप इकोनॉमिकली वीकर नहीं रहने चाहिए, तब तो आप ना सोशली वीकर हैं, ना एजुकेशनली वीकर हैं, और ना ही आप इकोनॉमिकली वीकर हैं, एज फार एज आई अंडरस्टैंड द सिस्टम, तो वो तो नहीं होना चाहिए। बट फिर भी उसके 3 साल बाद 2022 में यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं और ईडब्ल्यूएस कोटा। अगेन रूल्स रेगुलेशंस हैं अपनी जगह, अलाउ करते हैं, इसी वजह से वो सर्टिफिकेट्स यूज किए जा रहे हैं क्योंकि लीगली दैट इज अलाउड। बट यूपीएससी में ना जीएस पेपर 4 भी होता है, एथिक्स का पेपर, और ये कहा जाता है यूपीएससी ने जो 2013 के आसपास ये एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया था, इसके पीछे पर्पस ये था कि ये देखा जाए कितने एथिकल ऑफिसर्स सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम के ऊपर बहुत आरोप लगते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा 2014 में जब सरकार गिरी थी तो इसी बेसिस पर गिरी थी कि भाई बहुत करप्शन हो रहा है सेंट्रल लेवल पर, और सेंट्रल लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो क्वेश्चन रेज किए गए थे इंटेग्रिटी के ऊपर, उस इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखने के लिए सिस्टम चेंज किया गया, सिलेक्शन का प्रोसीजर चेंज किया गया, एक नया पेपर एथिक्स उसको इंट्रोड्यूस किया गया। मैं मानता हूं कि लीगली अगर आप जाएंगे तो शायद ये वैलिड है, बट क्या ये एथिकली, क्या ये मॉरली वैलिड है? और जब आप जीएस पेपर 4 में एथिक्स के आंसर लिखवाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे नंबर देते हैं ऑफिसर्स को, 130 140 नंबर, क्या आप इस चीज को गेज कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में कितने एथिकल, कितने मॉरल ऑफिसर्स निकल कर आ रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है और होना भी चाहिए। जीएस पेपर 4 है, इंटरव्यू की स्टेज है, सब जगह तो आप एथिक्स चेक कर रहे हैं, कितने आप एथिकल ऑफिसर्स बना पा रहे हैं, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रवि कुमार सिहाग, हिंदी एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, हिंदी एस्पिरेंट्स इस नाम से बड़ा रेजोनेट करेंगे, आप सबको पता होगा ये नाम, क्योंकि बहुत टाइम बाद टॉप 20 में किसी कैंडिडेट को देखा गया था, रवि कुमार सिहाग। अच्छा, पहली बार सिलेक्शन नहीं लिया था, उससे पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं। 2018 में यूपीएससी सीएससी में सिलेक्ट हुए थे, आईआरटीएस मिली थी जनरल कैटेगरी में, मतलब 2018 में सिलेक्ट हो चुके, ग्रुप ए सर्विस मिल गई है, आईआरटीएस, चलिए कोई बात नहीं। 2019 में दोबारा सिलेक्ट हुए, दोबारा पेपर दिया, दोबारा सिलेक्ट हुए, क्वालिफाइड यूपीएससी सीएससी 2029, गॉट सिलेक्टेड इनटू आईडीएएस, फिर रैंक इंप्रूव हुई है, 300 आ गई है, जनरल कैटेगरी में आईडीएएस बन गए, ये भी बहुत अच्छी बात है, डिफेंस अकाउंट सर्विस। अगेन अब आप सोचिए, एक ऐसे कैंडिडेट जो यूपीएससी का एग्जाम 2 बार क्लियर कर चुके हैं, 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं, ग्रुप ए सर्विसेज मिल चुकी है, क्या उनको ईडब्ल्यूएस की जरूरत पड़नी चाहिए, या क्या अलाउड होना चाहिए कि वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यूज कर सके? बट अलाउड है, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इसके बाद 2021 में दोबारा सिलेक्ट हुए हैं और इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए, और रैंक भी बहुत बढ़िया आई है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं भी करते तब भी रैंक कितनी बढ़िया थी कि आईएएस बनते, आई थिंक 18th रैंक थी उस साल, हाँ 18वीं रैंक है रवि कुमार सिहाग, मतलब इतनी बढ़िया रैंक थी, हिंदी माध्यम में तो टॉप ही कर दिया था, जरूरत नहीं थी। बट रिजल्ट तो बाद में आता है ना, पहले तो पता नहीं होता, पहले तो 2 बार पेपर दे चुके हैं और आईएएस नहीं बन पाए। अब आईएएस, जैसे मैंने कहा था, ये एक नशा सा बन जाता है एक एस्पिरेंट के लिए कि नहीं, मुझे तो एग्जाम क्रैक करना है, मुझे तो एग्जाम क्लियर करना है और आईएएस ही बनना है, साम दाम दंड भेद जो लगाना चाहेंगे हम लगाएंगे। इनफैक्ट रवि कुमार सिहाग जी के केस में क्या हुआ था, उन्होंने लीव विदाउट पे वो अप्लाई की थी, और जब आप लीव विदाउट पे अप्लाई कर देते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए शायद एलिजिबल हो जाते हैं, और इसी वजह से वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यूज किया गया था। तो अब अभी तक आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स का मिस यूज हो रहा है, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जिन्होंने वो सर्टिफिकेट यूज किया उनके ऊपर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। अगेन आई एम नॉट इम्प्लाइंग कि वो लीगली गलत होगा, वो लीगली करेक्ट हो सकता है, बट द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू रेज इज दैट मॉरली एथिकली करेक्ट? क्या गवर्नमेंट को उन रूल्स उन रेगुलेशंस में चेंज नहीं लाना चाहिए जहां पर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट दोबारा ईडब्ल्यूएस ऐसे सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर लेता है? खैर अभी तक तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि भाई जो है लूप होल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर एक्चुअल में प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है, मतलब इट इज विजिबल कि गलत सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल हुआ, वहां पर भी कोई एक्शन नहीं ले गया। बात करते हैं अभिषेक सिंह, याद होगा आपको, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, 2010 में सिलेक्शन हुआ था, 2010 में सिलेक्शन हुआ था, काफी पुराने सिलेक्टेड कैंडिडेट है। यहां आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, हीरो बनने भी गए थे लेकिन बन नहीं पाए फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके बाद वापस आ गए थे। खैर सर्विस से रिजाइन भी दे दिया था, आईएएस ऑफिसर है। बट जो क्वेश्चन उठा ना, वो उठा कि भाई अभिषेक सिंह जर्नल आईएएस एलडी, एलडी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी। गूगल करेंगे ना जब आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी को, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता, मैंने बस गूगल किया था, तो उसके बेसिस पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होती है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेट हो जाती है, और जो आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है ना, उस पर कंट्रोल नहीं रह पाता, बॉडी का मूवमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट साहब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बाद आप देख रहे हैं बॉडी, जिम। अच्छा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बाद गाना भी है जो क्या थर्ड पार्टी के नाम से सनी लियोनी है, उनके साथ गाना भी क्या हो सकता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वजह से बॉडी का जो मूवमेंट है वो बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, बड़ी फ्लूइड हो गई हो बॉडी, और इस वजह से डांस वांस करना शुरू कर दिया साहब ने। तो ये भी है एक केस। खैर अब तो सर्विस से हटाए जा चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं, तो अब तो क्या ही होगा, बट क्वेश्चन जरूर उठाया गया था, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन, सिर्फ उनकी नहीं, यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस की। आज 21st सेंचुरी में हम मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जीएस पेपर 2 में जब हम गवर्नेंस के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो वहां पर बात आती है गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस में हम कहते हैं, गुड गवर्नेंस उसे कहा जाता है जहां पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो। एक आरटीआई मांगी गई, एक आरटीआई में रिप्लाई मांगा गया था, इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती थी, बट वो नहीं की गई है। अगेन आरटीआई के रूल्स में ऐसा हुआ कि नहीं दे सकते थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, इसी वजह से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि बहुत सारे अभी नॉलेजेबल लोग आएंगे जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत अच्छी समझ होगी, वो नीचे कमेंट में बताएंगे मुझे
कि ये वाला रूल है, इसको पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही बात है, रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट आई थिंक रूल्स जो होते हैं वो हम इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, हम रूल्स के लिए नहीं होते। और अगर रूल्स में लूप होल है, अगर रूल्स गलत है तो उनमें बदलाव जरूर आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नेंस का जो पर्पस होता है, रिजर्वेशन का जो असली पर्पस है, वो जो दबे कुचले हैं, जो पीछे छूट गए हैं, डिप्राइव, डेस्टिट्यूट, उनको आगे लेकर आना है। बट खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नीति अग्रवाल 2023 में ईडब्ल्यूएस कोटा में नीति अग्रवाल जी जो हैं उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। नीति अग्रवाल की अगर थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपकी जो फैमिली इनकम है उसमें आपके पेरेंट्स की इनकम, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स जो है वो अगर 18 साल से कम है, आपका कोई स्पाउस है उसकी इनकम, वो सब ऐड हो जाता है, और ये सब 8 लाख से कम होना चाहिए। नीति अग्रवाल के जो फादर हैं वो एक ट्रेडर हैं, हिल स्टार चाय के नाम से इनकी ट्रेड है, टी ट्रेड। और फादर जो है वो, आपने सुना होगा भाभी जी घर पर है, वो सीरियल, एक्टिंग का शौक है, उसमें भी एक्टिंग कर चुके हैं, ज्यादा मतलब रोल नहीं किया बट छोटे मोटे रोल कर चुके हैं। खैर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी अपने घर की। अब अगर आप घर की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 8 लाख से कम सालाना आय जिस परिवार की हो, क्या वो ऐसा घर अफोर्ड कर सकता है। बट अगेन क्योंकि वीडियो है उसके बेसिस पर बहुत सारे लोग आएंगे अभी और कहेंगे कि लाइफस्टाइल के बेसिस पर आप किसी की इनकम जज नहीं कर सकते। अगर लाइफस्टाइल के बेसिस पर किसी की इनकम जज नहीं की जा सकती तो लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे हो रहा है? क्वेश्चन तो ये भी रेज होगा, फिर कहीं काला धन आ रहा है क्या कहीं से? खैर कोई बात नहीं। तो एक ये भी है जहां पर लाइफस्टाइल और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो थोड़ा मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर है प्रफुल्ल देसाई, 2019 में सिलेक्ट हुए थे आईएएस, ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस के साथ ओएच फिजिकली हैंडीकैप उस कैटेगरी में। अब जब आप नीचे आ जाएंगे, अच्छा पूरा सर्टिफिकेट भी है, पूरा का पूरा सर्टिफिकेट जो है इस डॉक्यूमेंट में वो भी अटैच किया गया। आइए भाई थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एम्स का पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन है और सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब आप जाएंगे प्रफुल्ल देसाई जी की आईडी पर, क्योंकि जब आप लबासना पहुंच जाते हैं ना, अच्छा ये डॉक्यूमेंट एक्सेस करते हुए, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए मैंने एक चीज जरूर रियलाइज की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, आप ना बाबा के पास मत जाओ, डॉक्टर्स के पास मत जाओ, आप यूपीएससी का एग्जाम दो। जैसे यूपीएससी का एग्जाम आप क्रैक कर ले तो ना आपकी डिसेबिलिटीज गायब हो जाती है। चमत्कारी एग्जाम है एक्चुअली। मैंने भी आपको इससे पहले दिखाया ना कि अभिषेक जी 2010 में सिलेक्ट हुए थे और लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, बट फिर आपने देखा कि कैसे गायब हो गया। अनमोल अवाटे सबसे पहले हमने देखे थे, डिसेबिलिटी थी बट अचानक से वो डिसेबिलिटी गायब हो गई है। बास्केटबॉल खेली जा रही है, घुड़सवारी की जा रही है। ऐसे ही प्रफुल्ल देसाई जी की अगर आप बात करेंगे, 25 किलोमीटर की ट्रैकिंग, 30 किलोमीटर की साइकिलिंग लबासना में कर रहे हैं वो। ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्ड उस कैटेगरी के लोग 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की साइकिलिंग, ट्रैकिंग कर लेते हैं। ट्रैकिंग का मतलब समझ ना, पहाड़ चढ़ना 25 किलोमीटर। खुद पोस्ट किया ये, मतलब इन्होंने ही पोस्ट किया अपनी सोशल मीडिया आईडी पर। खैर जैसे ही ये पता लगता है, ये रहा प्रफुल्ल देसाई आईएएस, ठीक है। जैसे ही पता लगता है किसी ऐसे कैंडिडेट को कि भाई उसका नाम सोशल मीडिया में आ रहा है, तो झट से आईडीज गायब हो जाते हैं। एक अभी मैंने आपको बताया था ना, इस साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यूज किया, आईडी गायब हो चुकी है। आपने कुछ गलत नहीं किया तो आईडी गायब करने की कोई नीड ही नहीं थी, खुल के सामने आ सकते थे आप। खैर नेक्स्ट है विपिन दुबे, आईपीएस अलॉट हुए थे 2021 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है जी। अब 2021 में अगर कोई बंदा आईपीएस बन गया, आईपीएस कोई छोटी पोस्ट नहीं है भाई। हम कैडर एलोकेशन की बात करते तो आईएएस के बाद सबसे सॉर्ट आफ्टर पोस्ट आईपीएस ही होती है। 2021 में आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे, बिल्कुल होंगे, सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया, आप सिलेक्ट हो गए। इसके बाद 2023 में फिर से ईडब्ल्यूएस कोटा इस्तेमाल हुआ और आईएएस बन गए। लीगली वो अलाउड होगा, दैट्स द रीजन वाई वो यूज किया गया। बट क्वेश्चन घूम फिर कर हम वहीं आ जाएंगे, कितना बड़ा लूप होल है। एक कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाता है, आईपीएस बन जाता है, ग्रुप ए की सर्विस, सबसे सॉर्ट आफ्टर सर्विसेज में से एक, उसके बाद भी अलाउ होता है, अलाउ किया जाता है कि नहीं आप दोबारा से इस्तेमाल कीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। क्या यही पर्पस था ईडब्ल्यूएस कोटा का? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए, तो दोबारा से इस्तेमाल किया गया और आईएएस बन गए हैं, क्योंकि
भैया देखो मेहनत तो आईएएस के लिए ही हो रही है, तो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत करो। अब ऐसे नहीं तो वैसे किसी ना किसी रास्ते तो आईएएस बनना ही है। नेक्स्ट वाला केस जो है ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हिलेरियस केस है। भापकर स्नेहल पुरुषोत्तम यूपीएससी के लिए अप्लाई किया था, एंड ऑल्दो अप्लाइड अंडर पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एचडी। एचडी मतलब हियरिंग डिसेबिलिटी हो गया, तो जो डेफ एंड म्यूट की कैटेगरी होती है, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी नंबर 3, उसमें अप्लाई किया था। सोशल मीडिया पे लेकिन एक वीडियो आ गई। अब मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि भाई डॉक्टरों पे जाना छोड़ दो, बाबा बाबा पे जाना छोड़ दो, अगर सच में कोई डिसेबिलिटी है तो फिर आप क्या करो, आप यूपीएससी का एग्जाम दो, सीधा ठीक हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप देखिएगा। तो पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में सिलेक्शन लिया, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो उस कैटेगरी में थी। वीडियो आ गई सोशल मीडिया पे जहां पर बोल रही है मैडम, बात कर रही हैं, आराम से सुन रही हैं जो सामने वाला कह रहा है, तो सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी, ठीक है। और गिर सोमनाथ जिले के डीडीओ महिला आईएएस स्नेहल भापकर का बोलता हुआ वीडियो सामने आया। आप देख रहे हैं ये वीडियो यूट्यूब पर, उसका टाइटल है, ये टाइटल क्यों ही यूज किया गया, एक ऐसा कैंडिडेट जो क्लेम कर रहा मैं बोल नहीं पाऊंगा, उसका बोलता हुआ वीडियो सामने आ गया, तो यूट्यूब पर भी हैरान है लोग। खैर अलाउड होगा शायद, मैं ही गलत कह रहा हूँ ना, अलाउड होगा, हाँ कम्युनिटी 4, ठीक है, तो शायद वो अलाउड होगा, इस वजह से हो सकता है। फिर आसिफ के यूसुफ 2015 में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था, सिलेक्ट हुए थे। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहे आसिफ के यूसुफ ओबीसी आईएएस, इनके ऊपर बकायदा कंप्लेन फाइल की गई है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं पूर्वा जी के खिलाफ कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टेक्निकली उन्होंने सब सही किया है। इसी तरीके से इस केस में भी सवाल उठाए गए थे, कंप्लेन की गई थी। ऑफिसर हु गॉट आईएएस यूजिंग फेक इनकम पेपर्स इन फिक्स, पता लगा कि फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है। ही स्टैंड्स एक्यूज्ड ऑफ फैब्रिकेटिंग फेक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, बट इसके बावजूद हटाए शायद अभी तक गए नहीं, ठीक है। सेंटर सीक्स एक्शन अगेंस्ट केरला आईएएस ऑफिसर आसिफ यूसुफ फॉर फोर्जिंग इनकम सर्टिफिकेट। तो आईएएस ऑफिसर हैं, सर्टिफिकेट फोर्ज किया है, लेकिन अभी तक हटाए शायद नहीं गए हैं। आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट इट, आप गूगल करेंगे आपको पता लग ही जाएगा। जब यह बात प्रूव हो गई है कि फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया। अब ऐसे केसेस में यूपीएससी भी तो एक्शन नहीं लेती, ना ही कोई रिकमेंडेशन भेजती एक्शन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी तो उसकी भी साख पे लगी हुई है, सवाल तो उसके ऊपर भी खड़ा होगा। नेक्स्ट है नितिका खंडेलवाल। नितिका खंडेलवाल जी ने 2014 में यूपीएससी निकाला है, और आईएएस अलॉट हुआ था विजुअली इंपेयर्ड। विजुअली इंपेयर्ड का मतलब वो देख नहीं सकती हैं, बड़ा सेंसिटिव मामला है। नितिका खंडेलवाल जर्नल आईएएस वीडी, यूजुअली इंपेयर्ड, ठीक है, तो बहुत बहुत सेंसिटिव मामला है ये। लेकिन भैया यूपीएससी है, एक बार क्लियर कर लो सारी डिसेबिलिटीज गायब करवा देता है, चमत्कारी पेपर है ये। नितिका टेकिंग ड्राइविंग आरटीओ टेस्ट, ये जो आपको दिख रहा है ना, वो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। विजुअली इंपेयर्ड ड्राइवर्स बन रहे हैं हिंदुस्तान में, चमत्कार ही हो रहा है, देख लीजिए आप। तो जिन्होंने विजुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में अप्लाई किया था, वो आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट दे रही है अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, और शायद मैडम देख भी पा रही होंगी तभी वो टेस्ट हो रहा है। और हो सकता है नहीं भी देख पा रही हूं भाई, हो सकता है आरटीओ आजकल ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने लग गया। देन आशिमा सिक्योर्ड AIR 65 in UPSC CSE 2019 under EWS category and was not allotted any service। तो आशिमा गोयल हैं, 2019 में इन्होंने पेपर क्लियर किया, लेकिन EWS कैटेगरी में किया था, लेकिन सर्विस अलॉट नहीं हुई थी। वो इस वजह से नहीं हो पाई थी क्योंकि शायद जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रॉपर नहीं थे और टाइमली वो सबमिट नहीं कर पाई थी। तो आशिमा गोयल है, EWS कैटेगरी है, सिलेक्शन लिया था बट सर्विस एलोकेट नहीं हो पाई थी। लेटर शी अपीयर्ड इन यूपीएससी सीएससी 2021 एंड सिक्योर्ड AIR 320 अंडर EWS कैटेगरी। दोबारा पेपर दिया आशिमा जी ने EWS कैटेगरी में, आईएएस जो है वो मिल गया।
मतलब पहली बार पेपर दिया, सर्विस अलॉट नहीं हो पाई। अब ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसा केस है जहां पर आप उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर क्वेश्चंस रेज नहीं किए जा सकते शायद, क्योंकि 2019 में जो उनका केस था वो ये था कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइमली सबमिट नहीं हो पाए थे और इसी वजह से उनको कोई सर्विस अलॉट नहीं हो पाई थी। बट 2021 में दोबारा दिया है, 320 रैंक आई है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आईएएस उनको सर्विस मिल गई है। फिर है निमिषा त्रिपाठी, सिलेक्शन इन यूपीएससी सीएससी 2020 अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन आईसीएस। 2020 में सिलेक्शन हो चुका है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, उसका फायदा मिल चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं निमिषा त्रिपाठी, ईडब्ल्यूएस आईसीएस, फायदा मिल चुका है भाई। लेकिन फायदा तो तभी तक मिला है ना जब तक सिलेक्शन हुआ। अभी आईएएस थोड़ी बने, आईएएस तो बनना पड़ेगा। निमिषा क्वालिफाइड यूपीएससी सीएससी 2023 अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। Now the question that is being raised is this ethically, morally correct? The question that is being raised is क्या गवर्नमेंट को ये अलाउ करना चाहिए कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो दोबारा उसका इस्तेमाल करते हैं। लूप होल्स है जिनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया रवि सिहाग जी के केस में कि लीव विदाउट पे ले ली गई है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, दोबारा पेपर आप दे सकते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसी सीट पर एक डिजर्विंग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं अप्लाई करके सिलेक्शन ले सकता था? अल्टीमेटली पर्पस क्या है? क्या पर्पस यही है कि जो सिलेक्ट हो जाता है वो दोबारा उसका इस्तेमाल करे, दोबारा सिलेक्शन ले, रैंक इंप्रूव करे, जब तक आईएएस नहीं बन जाता 36,000 बार वो इस्तेमाल करता रहा उस सर्टिफिकेट का? क्या एक्चुअल में इसी वजह से, इसी पर्पस से ये सर्टिफिकेट्स, ये रिजर्वेशंस लाई गई थी, या इसका पर्पस कुछ और है? और अगर कुछ और है इसका पर्पस, तो क्या उसका पर्पस हम धीरे धीरे करके डाइल्यूट नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे? सवाल तो उठाने चाहिए ना, नहीं उठाएंगे तो सिस्टम चेंज नहीं होगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के लूप होल्स, जिनका फायदा बार बार एक ही कैंडिडेट को मिलता रहेगा। और बहुत सारे जो मेहनत कर रहे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल से मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ना इस डॉक्यूमेंट में एक एक्चुअली एक ऐसा कैंडिडेट जिसने 5 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, बट क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप था, उसे एक बार भी सर्विस अलॉट नहीं हुई, एक बार भी सर्विस अलॉट नहीं हुई, एक बार, 5 बार इंटरव्यू देने के बाद क्वालिफाइड है, 5 बार क्वालिफाई हुआ, सर्विस अलॉट नहीं हुई बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट, उसकी सीट नहीं मारी गई? क्या इतने सालों से 5-5, 6-6 अटेम्प्ट देने के बाद वो बच्चे जो निराश हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता, कुछ कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलता, अगर 2-5 मार्क्स से रह गए हैं तो शायद वो भी सिलेक्ट हो जाते। क्या वहां ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिलते? क्या शेड्यूल ट्राइब में ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, शेड्यूल कास्ट में ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, ओबीसी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है? एंड टिल द टाइम वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, जब तक इन चीजों पे बात नहीं होगी, जब तक हम इन चीजों को हाईलाइट नहीं करेंगे लूप होल्स को, तब तक सिस्टम सही कैसे होगा? खैर, अभी तो हम 14 नामों तक ही पहुंचे थे, 22 नाम है लिस्ट में। आप इसे एक्सेस करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ वहीं पर अपलोड कर दूंगा मैं, आपको मिल जाएगी, एक्सेस कीजिए। लगता है आपको सवाल उठाना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा इस पीडीएफ को। एटलीस्ट अगर क्वेश्चन रेज किया गया है और उनकी क्रेडिबिलिटी साख पे लग रही है, तो अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इस मैटर को खत्म किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है, और ये क्रेडिबली प्रूव हो जाएगा कि नहीं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, देन व्हाई नॉट वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रख देनी चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, मेंटोरशिप या फिर फाउंडेशन बैचेस या फिर पीएसआई और ऑप्शनल में, तो ये नंबर है, इस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।